अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कैप्टन जोशी स्वामी जी के आगे चाय की प्याली रख कर वहीं बड़े अदब से बैठ गया। स्वामी गोरखनाथ बड़े लंबे लंबे मंत्रों का जाप कर रहा था। जब उसने मंत्र पढ़ना खत्म किया तो चाय की प्याली में फूंक मारकर कैप्टन जोशी को हुक्म देने के अंदाज में कहा, अब ये चाय इस मरीज को पिला दे। अगर ये ना पिए तो इसे ज़बरदस्ती पिला दे। इसके साथ ही स्वामी जी ने मुझे आंख से हल्का सा इशारा कर दिया। कैप्टन जोशी ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और करख्त आवाज में कहा, ये मेरे गुरुजी की खास चाय है। अगर तूने इसे ना पिया तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। मैंने ज़रा से हिचकिचाने की अदाकारी किया और फिर स्वामी जी का इशारा पाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा। कैप्टन जोशी बड़ा खुश हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, जोशी जी, देखा हमारे गुरु गोरखनाथ के मंत्र का असर। यह चाय पीने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। हम इसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे। यह बहुत ज़रूरी है। हम बाहर राहदारी में एक तरफ खड़े होकर 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। ठीक 5 मिनट के बाद इसे होश आ जाएगा। फिर जब तुम इससे पूछोगे तो ये अपने सारे कमांडो साथियों के नाम और पते बता देगा। धन हो महाराज। वो दोनों मेरे कमरे से चले गए। स्वामी जी ने कहा, ड्यूटी पर खड़े सिपाही को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दो। ड्यूटी पर खड़ा सिपाही भी कैप्टन जोशी के हुक्म से उनके साथ ही एक तरफ चला गया। मैं समझ गया था कि स्वामी जी का इस ड्रामे से क्या मकसद है। वो यकीनन मुझे खत पढ़ने का मौका देना चाहते थे। जो पिस्तौल वाले बंडल में साथ ही था, उनके जाते ही मैंने जेब से कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाल कर खोला। ये एक बड़ा मॉडर्न किस्म का छोटा सा पिस्तौल था, जिसके आगे छोटा सा साइलेंसर लगा हुआ था। साथ एक कागज़ तय करके रखा हुआ था। मैंने कागज़ खोल कर पढ़ा और उस पर उर्दू की इबारत में लिखा था, इस पिस्तौल की मदद से अगर तुम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया तो इस कागज़ की पुष्ट पर जो एड्रेस लिखा है वहाँ पहुँचकर गंगू नाम के आदमी से मिल लेना। कोड वर्ड जय सीताराम है। अगर पकड़े गए तो पिस्तौल गायब करके इस खत को मुंह में डालकर निकल जाना। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि रुक्के की गोली सी बनाकर उसे पतलून की जेब में डाल लिया और पिस्तौल दूसरी जेब में छुपा लिया। मगर मैं परेशान भी हो गया था, इसलिए कि ये पिस्तौल ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था। कैप्टन जोशी वापस आते ही जब मुझ पर तशद्दुद करेगा तो यकीनी तौर पर पिस्तौल उसे नजर आ जाएगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि स्वामी गोरखनाथ के रूप में हमारे आदमी ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया हुआ था। बाहर से गोरखनाथ का नारा बुलंद हुआ। मैं समझ गया कि यह मुझे इशारा दिया गया है कि हम आ रहे हैं। इसके बाद स्वामी जी कैप्टन जोशी के साथ कमरे में आ गया। मैं इस दौरान जल्दी से ज़मीन पर लेट गया था। मैंने खुद पर मसनूई बेहोशी तारी कर ली थी। स्वामी जी ने आते ही कैप्टन जोशी से कहा, मरीज बेहोश है, अभी इसे होश में लाता हूँ, फिर देखना कैसे फर फर बोलता है। उसने कोई मंत्र पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कैप्टन जोशी ने मेरे पास बैठते हुए पूछा, बता तेरे दूसरे कमांडो साथी कहाँ कहाँ पर हैं, उनके नाम क्या हैं। मैंने यूं ही सोचे समझे बगैर एक चीख मारी और फिर बेहोश होने की अदाकारी करते हुए ज़मीन पर पड़ गया। स्वामी जी ने बाद में मुझे बताया था कि मैंने ठीक किया था। स्वामी जी ने मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकने शुरू कर दिए। जब देर तक वो मंत्र पढ़ते रहे और मैं बेहोश ही रहा तो उन्होंने कैप्टन जोशी से कहा, बाल के मंत्र ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ गया है, ये अभी होश में नहीं आएगा, अभी इसे पड़ा रहने दो, सुबह कर इसे तमाम राज मालूम करेंगे। सुबह तक उसे होश आ गया होगा। जो हुक्म महाराज। कैप्टन जोशी ने हाथ बांध कर कहा और स्वामी जी के साथ ही कमरे में यानी चैम्बर 5 से बाहर निकल गया। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हिंदू कौम सर से पांव तक तोहमत में डूबी हुई है। इनके पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद होते हैं और साधु जोगी सन्यासी लोग इन्हें खूब उल्लू बनाते हैं, क्योंकि साधुओं की हिंदू लोग सिर्फ इज़्ज़त ही नहीं करते बल्कि उनसे डरते भी हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर किसी जोगी या साधु ने उन्हें बद्दुआ दे दिया तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों के जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर लांस नायक पहरे पर खड़ा था। कभी वो टहलने लगता और कभी मुझे एक नज़र देखकर मेरी तरफ पुष्ट करके सलाखों वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। स्वामी गोरखनाथ हमारा कोई खास आदमी था जो साधु के रूप में जनूबी हिंद में काम कर रहा था। उसने खत में जो कुछ मुख्तसर सा लिख दिया था, इसका मतलब यही था कि मैं आज रात को ही वहाँ से फरार होने की पूरी कोशिश करूँगा।
उसने मुझे पिस्तौल इस मकसद के लिए दिया था। ये गोया एक तरह से खुदा की मदद थी जो अपने आदमी की शक्ल में मुझे पहुंची थी। एक दिन छोड़कर मेजर शरद दीवान मुझसे इंटरोगेशन करने के लिए आ रहा था। मेरा वहां से फरार होना बहुत ज़रूरी था। मैंने अब पहरे पर खड़े लांस नाइक को इस निगाह से देखा कि मैं उसे किस तरह काबू कर सकता हूँ। इस फौजी पर काबू पाना बहुत ज़रूरी था। मैंने देख लिया था कि बाहर से अंदर जाते हुए जब उसने सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगाया था तो उस चाबी से लगाया था जो उसकी बेल्ट के साथ लटकी हुई थी। मुझे इस भारतीय लांस नाइक पर सिर्फ काबू ही नहीं पाना था बल्कि इसको इस तरह से करीब लाना था कि उसकी बेल्ट में से चाबी निकाल कर मैं दरवाजे के बाहर लगा हुआ ताला खोल सकूँ। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इस वक्त मैं टॉर्चर की सारी अजियत भूलकर सर से पांव तक कमांडो बन चुका था। मेरे अंदर शेर की दिलेरी और लोमड़ी की अजारी बेदार हो चुकी थी। मैंने फौरन एक हिकमत अमली अपने जहन में तैयार कर लिया। सबसे पहले मैं हिम्मतन गोश हो गया कि बाहर से कोई आवाज़ें वगैरह तो नहीं आ रही हैं। बाहर राहदारी में और नीचे इहाते में खामोशी छाई हुई थी। रात अभी आधी भी नहीं गुजरी थी, लेकिन मैं मज़ीद इंतज़ार करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे कुदरत ने एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। अब मुझे इस सुनहरी मौका से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर ये मौका मैंने हाथ से गिनवा दिया तो फिर मेरी मौत यकीनी है, और मैं दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता था। मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कराहना शुरू कर दिया। मेरे कराहने की आवाज़ पर लांस नाइक ने पलट कर मेरी तरफ देखा। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कराहते हुए कहा, मुझे पानी लो, पानी पिलाओ, मैं मर रहा हूँ, पानी पानी। लांस नाइक यह देख चुका था कि मुझ पर स्वामी जी ने बड़े मंत्र फूके हैं। स्वामी जी और कैप्टन जोशी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वह उसे भी सुन चुका था। उसे यह भी मालूम था कि मुझसे कैप्टन साहब ने बड़े कीमती राज मालूम करने हैं और मुझे हर हालत में जिंदा रखना है। चुनाचे उसने कहा, लाता हूँ पानी। यह कहकर वो दरवाजे से हटकर राहदारी में एक तरफ चला गया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि वो 6 कदम चला गया। वहाँ पानी की कोई बाल्टी वगैरह रखी हुई थी। जब वापस आते हुए उसके कदमों की आवाज़ आने लगी तो मैं उठकर दरवाजे की सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। लांस नाइक टीन के डोंगे में मेरे लिए पानी लेकर आया था। मुझे सलाखों के पास खड़े देखकर बोला, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने ऐसा जाविया बना लिया था कि जहाँ से कमांडो एक्शन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब सारा काम फुर्ती का था। लोमड़ी के यारी से मैंने काम लेना था। अब चीते की तेज़ी और फुर्ती की ज़रूरत थी। सारा काम 1 सेकंड का था। इस 1 सेकंड में अगर मेरा वार पड़ गया तो बेड़ा पार, नहीं तो मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी। भारतीय लांस नायक ने डोंगे वाला हाथ सलाखों के अंदर से मेरी तरफ बढ़ाया। इसके साथ ही एक बिजली चमकी। उस बिजली में कड़क बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ आंखों को चौंधिया देने वाली चमक थी। मुझे यकीन है भारतीय लांस नायक को यही महसूस हुआ होगा जैसे उसके सामने एक बिजली सी चमक गई है। इसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा। मैंने उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर इतने जोर से अंदर की तरफ खींचा कि उसका माथा लोहे की सलाखों के साथ जोर से टकरा गया। मैंने उसका बाजू छोड़ा नहीं था, छोड़ भी नहीं सकता था। दूसरे लम्हे मेरा एक बाजू सलाखों से बाहर जाकर उसकी गर्दन के गिर्द लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ा गया। गर्दन को जकड़ने के साथ ही मैंने उसकी गर्दन को दूसरा झटका दिया। वो कोई इतना ताकतवर फौजी भी नहीं था। जनूबी भारत के फौजी भी दुबले पतले मरियल से होते हैं। उसके लिए मेरा एक झटका बहुत था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलेगी। मैंने फौरन उसकी बेल्ट में लटकी हुई चाबी को जंजीर से पकड़कर जोर से खींचा। जंजीर टूट गई और चाबी मेरे हाथ में आ गई। मैंने बड़े आराम से लांस नाइक के बेहिस जिस्म को नीचे फर्श पर डाल दिया और हाथ बाहर निकाल करके ताले को चाबी लगाई। ताला खुल गया, साथ ही मेरी खुशकिस्मती का दरवाज़ा भी खुल गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया था। अब के सिर्फ इतना एहसास था कि इस इमारत के पीछे कोई रेलवे लाइन है जहाँ से दिन के वक्त और रात के वक्त भी कभी कभी शंट करते रेल के डब्बे गुजरा करते हैं। उनकी तरफ से कभी कोई रेलगाड़ी शोर मचाती नहीं गुजरी थी। इसका मतलब था कि इस तरफ कोई कारखाना था जिसके अहाते के अंदर रेलवे लाइन बिछी हुई थी। शायद ये रेलवे लाइन का ही कोई कारखाना हो। मुझे उसी जानब से उतर कर फरार होना था। मैं दबे पाँव राहदारी में आ गया। राहदारी में एक बल्ब दीवार के साथ रोशन था, उसकी रोशनी दूर तक नहीं जाती थी। मैं उस तरफ झुककर चलने लगा।
जिधर से मुझे रेलवे इंजन के शंट करने की आवाज़ें आया करती थीं। राहदारी आगे बंद हो गई। यहाँ 3 फुट ऊंची दीवार थी। मैंने बाएं जानब गर्दन जरा सी उठाकर देखा। ये फौजी कैंप या रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का इहाता था। इहाते में 3-4 फौजी गाड़ियां एक जानब दीवार के साथ खड़ी थीं। टीन की छत के आगे कोने पर बल्ब जल रहा था। यहाँ एक जीप खड़ी थी। कुछ दूर मुझे एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया। मैं जल्दी से नीचे हो गया और दीवार पर से सर निकाल कर दूसरी तरफ झांक कर देखा। एक मंजिल नीचे मुझे दूर जलते किसी बल्ब की रोशनी में रेल की पटरियां नजर आई। मैं दूसरी मंजिल पर था। नीचे छलांग लगाने से आवाज़ भी पैदा होती है और मैं रेलवे लाइनों पर गिरकर जख्मी भी हो सकता था। मैंने झुककर दीवार को दूर तक देखा। मुझसे चंद गज के फासले पर छत के परनाले का लोहे का पाइप दीवार के साथ नीचे तक गया हुआ था। मेरे वहां से निकलने की सिर्फ यही एक सूरत थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया और सांप की तरह रेंगते हुए अपने आप को राहदारी की दीवार की दूसरी तरफ ले आया। मैंने पाँव बाहर को निकली हुई ईंटों पर जमा कर दीवार की मुंडेर को एक हाथ से पकड़ लिया। दूसरे हाथ को मैंने आगे बढ़ाया। पाइप अभी 1-2 गज आगे था। मैं कोशिश करके फिसलता हुआ कुछ और आगे हो गया। मेरा हाथ पर नाले के पाइप पर पड़ गया। मैंने एक हाथ से दीवार की मुंडेर को मजबूती से पकड़े रखा, दूसरे हाथ से परनाले के पाइप को पकड़ा और अपना बायां पांव आगे करके पाइप के गिर्द लगे हुए पाइप पर टिका दिया। इन्हीं के साथ ही मैंने दीवार वाला हाथ छोड़कर जल्दी से पाइप को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब मेरा दायां पांव पाइप के ऊपर था और मैं छिपकली की तरह पाइप के साथ चिमटा हुआ था। वहाँ ज़्यादा देर तक चिमटे रहने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने दोनों पांव लोहे पर से हटा लिया और ऊपर वाले हाथों से पाइप को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकना शुरू कर दिया। मैं एक मंजिल नीचे खिसक गया। दूसरी यानी नीचे वाली मंजिल के दरमियान पहुंचकर मैंने हाथ छोड़ दिया। मैं नीचे रेलवे लाइन के पास दीवार के साथ उगी हुई झाड़ी पर गिरा। गिरने के साथ ही मैं वहीं सिमट कर बैठा रहा। मेरे कान खरगोश के कान बन चुके थे। मैं कारखाने की तरफ से आती एक आवाज़ को सुन रहा था। ये एक ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी बंद जगह पर कोई किसी शय को हथौड़े से कूट रहा हो। मैंने सर झाड़ियों में से बाहर निकाल कर दाएं और बाएं तरफ देखा। वहाँ खंबे पर बल्ब रोशन था। बाएं जानब रेल की पटरियां इलाके में जाती मालूम हो रही थीं। ज़रूर उस तरफ या तो रेलवे का कोई छोटा सा स्टेशन था या फिर माल लादने और उतारने वाले प्लेटफार्म थे। मैं जल्दी से और रेलवे लाइन के साथ साथ बाएं जानब तेज तेज कदमों से चलने लगा। रेल की पटड़ी के पहलू में जगह थोड़ी सी थी। उस पर जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मैं ज़्यादा नहीं चल सकता था, मगर मैं एक सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं रुक सकता था। आगे जाकर लाइनों का जाल फैलना शुरू हो गया। दूर इधर उधर रेलवे शेड की छतों पर रोशनियां भी नजर आने लगीं। मैं उनसे बचता रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजर कर मशरक की तरफ जो दीवार थी उस तरफ आ गया। उस दीवार के ऊपर अंधेरे में कहीं कहीं रोशनी थी। उस रोशनी में मुझे दीवार के ऊपर खारदार तार लगी नजर आई। दीवार दूर तक थी। सामने से एक इंजन शंट करता चला रहा था। उसके आगे 2 बत्तियां थीं। मैं जल्दी से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। इंजन भाप छोड़ता छक छक करता मुंह से थोड़े फासले पर से गुजर गया। उसके जाते ही मैं उठा और दीवार के साथ चलने लगा। मुझे सिर्फ यही एक डर था कि कहीं कोई फौजी शेड में ना निकले। पिस्तौल मैंने जेब में ही रखा हुआ था। मेरे गाल पर कैप्टन जोशी ने जो निश्तर लगाया था, वहाँ जख्म में से खून बहना तो बंद हो चुका था, मगर गाल दर्द कर रहा था। मैं अब तेज चलने की बजाय नॉर्मल चाल चलने लगा था। कहीं अंधेरा आ जाता और कहीं मैं दीवार के ऊपर जलने वाले बल्ब की रोशनी में आ जाता। रोशनी आती तो मैं झुक कर तेजी से आगे निकल जाता। दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। आगे एक ऊंचा सिग्नल केबन आ गया। उसमें खूब रोशनी हो रही थी। मुझे 1-2 आदमियों के साए भी नजर आए। मैं रुक गया। मुझे उस केबन के करीब से गुजरना था और वहाँ रोशनी थी। 2-3 सेकंड रुक कर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता था। मुझे जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। आखिर मैंने फैसला किया कि अनजान बनकर खामोशी से निकल जाऊंगा। ऊपर से किसी ने देख भी लिया तो मेरे फटे पुराने कपड़ों से वो यही समझेगा कि मैं रेलवे का कोई मजदूर हूँ। मैं चल पड़ा। 6-7 कदम चला हूँगा कि दीवार में एक जगह छोटा सा दरवाज़ा नज़र पड़ा। ये कोई दरवाज़ा नहीं था। दीवार में शगाफ डालकर जाने के लिए रास्ता बना लिया गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और शगाफ में से गुजरकर दीवार की दूसरी तरफ निकल आया।
मैंने देखा कि मैं एक पतली सी कच्ची सड़क पर हूँ, जिसकी एक जानब टीन की ढलवा छतों वाली छोटी छोटी क्वार्टरनुमा कोठियाँ बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। उनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कच्चा रास्ता खाली था। मैं दीवार के साथ साथ चलता गया। मुझे महसूस हो गया था कि मैं रेलवे की हदूद से बाहर निकल आया हूँ। क्वार्टरों की दूसरी जानब से कभी कभी किसी ट्रक के गुजरने की आवाज़ आ जाती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन क्वार्टरनुमा कोठियों के दरमियान से एक तंग रास्ता नजर पड़ा, जो यकीनन दूसरी तरफ वाली सड़क को जाता था। मैं उस रास्ते में से गुजरने लगा। यहाँ अंधेरा था और कोठियों के पहलू की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। यह रास्ता ख़त्म हुआ तो सामने बड़ी सड़क थी। सड़क की बत्तियां जल रही थीं। एक बस स्टॉप का खोखा खाली पड़ा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं शहर के किस इलाके की तरफ निकल आया हूँ। इतना मुझे मालूम था कि पांडिचेरी का साहिल समंदर शहर के मशरक़ की जानिब है। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाना था। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा। आसमान पर कहीं कहीं बादल थे। उनके दरमियान सितारे भी टिमटिमा रहे थे। मैंने मगरब की तरफ रुख किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आकर समंदर के उल्टे रुख चल पड़ा। दो तीन भारी ट्रक एक दूसरे के पीछे सड़क पर से गुजर गए। यह शहर पांडिचेरी की कोई बड़ी शहरा मालूम होती थी, जो किसी दूसरे शहर को जाती थी। इस वक्त मेरी हालत यह थी कि मेरी कमीज़ और पतलून बोसीदा हो रही थी। कमीज़ पर खून के धब्बे भी कहीं कहीं जमे हुए थे। मेरे बाएं रुखसार पर जख्म का लंबा निशान था। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह भी नहीं पता था कि रात का क्या वजह है, रात कितनी गुजर चुकी है। सड़क पर से थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियां गुजर जाती थीं। एक बस भी गुजरी जिसकी छत पर मुसाफिर बैठे हुए थे। ये देहाती किसान मालूम हो रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां जल रही थीं। इन गाड़ियों से अंदाज़ा हुआ कि रात अभी ज़्यादा नहीं गुजरी। मुझे बहुत जल्द किसी जगह छुप जाना चाहिए था, क्योंकि फौजी टॉर्चर चैम्बर 5 से मेरे फरार का किसी वक्त भी राज फांस हो सकता था। और इसके बाद शहरी पुलिस और फौजी पुलिस को मेरी तलाश में निकल पड़ना था। मुझे कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था।